शादी की पहली रात शौहर गुस्से से बोला, अगर तुम मायके गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर 3 साल बाद शौहर सऊदी अरब कमाने चला गया। मैंने सोचा कि इससे मालूम भी ना होगा, मैं जल्दी से मायके का चक्कर लगा कर आ जाती हूँ, क्योंकि अम्मा अब्बा से मिलने का बहुत दिल कर रहा था। यूं जैसे ही मैं रक्षा करवा कर मायके आई तो मेरी बहन मुझे अंदर आने नहीं दे रही थी। कहते तुम्हारे शौहर को पता लग जाएगा। जब जबरदस्ती मैं घर के अंदर गई तो पैरों तले जमीन निकल गई। अंदर तो मेरा शौहर। अदनान ने शादी की पहली रात मुंह दिखाई के तोहफे में मुझे एक बहुत बड़ी पाबंदी दी थी। मेरा शौहर बोला, फरहाना आज के बाद तुम अपनी अम्मी के घर नहीं जाओगी, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक देकर फारिग कर दूंगा। मैं तो हक्का बक्का ही रह गई थी। मैंने दबी दबी सी आवाज में सवाल उठाया था। मैं बोली, अदनान आप ये कैसी बात कर रहे हैं? एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी के 22 वर्ष अपने वालिदैन के घर गुजारे हो, वो एकदम ही इस घर से सब नाता खत्म नहीं कर सकती। और करे भी क्यों? मैं कोई जानवर या भेड़ बकरी होती तो मुझे आपकी इस बात पर हरगिज़ इतराज ना होता, मगर एक इंसान के लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त है। अदनान बड़े गौर से मेरी बातें सुनते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, फरहाना तुम अपनी तरफ से कोशिश तो करके देखो। जब हिम्मत हारने लगो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे हाथ में तलाक के कागजात पकड़ा कर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी वालदा के घर भेज दूंगा। फरहाना खामोश हो गई थी। अब एक दिन की दुल्हन शौहर के साथ बहस करती अच्छी तो नहीं लगती ना। अदनान उठकर कपड़े बदल कर दूसरी तरफ रुख करके सो गए थे, जबकि मुझे अपनी किस्मत पर हंसी आने लगी थी। मैंने तो कभी नहीं सुना था कि शौहर ऐसा भी सलूक करते हैं। मुझे ये सोच सोच कर ही खौफ आ रहा था कि मैं इस कदर सख्त इंसान के साथ जिंदगी कैसे बसर करूंगी। मैं शादी की पहली रात ही हिम्मत हारने लगी थी, मगर फिर सुबह मैंने अदनान को बिल्कुल एक नए रूप में पाया था। वो अच्छे थे, ख्याल भी रखते थे, मगर न जाने इन्हें मेरी वालदा से इस कदर नफरत क्यों थी कि वो इनका नाम सुनकर ही गुस्से में आ जाते थे। मैं अपने मायके को याद करके छुप छुप कर रोती रहती थी। एक दिन यूं ही रो रही थी कि अदनान काम से वापस आ गए और बोले, क्या हुआ फरहाना, यूं रो क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? मैं बोली, मुझे सबा याद आ रही है। अपनी बहन से मिले बहुत दिन गुजर गए हैं। एकदम ही अदनान के माथे पर बल पड़ चुके थे। वो बोले, फरहाना याद आ रही है या वसीम? मैं एकदम से चौंक गई थी। मैं बोली, अदनान आप मुझ पर शक कर रहे हैं? वसीम सिर्फ हमारा किराएदार था और कुछ नहीं। मैंने तो कभी इससे बात तक नहीं की, हमेशा इससे पर्दा किया क्योंकि वो मेरा नाम महरम था। वसीम ने सर हिला दिया और बोले, हाँ फरहाना, मैं तुम्हें इस घर में जाने से फकत इसलिए रोकता हूँ कि वसीम तुम्हारा नाम महरम है। मैं चुप कर गई थी। वसीम हमारे घर 5 साल कबल किराएदार के तौर पर रहने आया था। जब अब्बू का इंतकाल हो गया था, हम 2 जवान बहनें थी और एक अम्मी थी। कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए अम्मी ने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर चढ़ा दिया था। फिर मैं और सबा बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाने लगी तो घर का खर्चा आसानी से निकल जाता था। दिल तो चाहता था कि मैं अदनान से ये सवाल पूछूं कि जब शादी से पहले वसीम हमारे घर में रहता था तब तो कुछ नहीं हुआ, इन्हें अब शादी के बाद घड़ी दो घड़ी मिलने के लिए घर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? लेकिन ख्याल आया कि शादी से पहले अम्मी ने बताया था कि वसीम तो तुम्हारी शादी के बाद ऊपर वाला पोर्शन छोड़कर चला गया, इसको कहीं और ठिकाना मिल गया है। मैं एकदम से पुरजोश हो गई थी। मैंने सोचा वसीम अब तक तो घर छोड़कर चला गया होगा। अगर ये बात किसी तरह अदनान को पता चल जाए तो हो सकता है कि वो मुझे घर जाने की इजाजत दे दे, लेकिन घर का हाल हवाल मैं कैसे मालूम करती? अदनान ने तो मुझसे मोबाइल तक ले रखा था और ये भी कह दिया था कि ना तो तुमने अपनी बहन से राब्ता करना है और ना ही अपनी अम्मी से। लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दे दी थी कि मैं किसी ना किसी तरह तो इनसे पूछ ही लूंगी। मुझे अम्मी से ज्यादा सबा की फिक्र थी। वो बहुत कम हौसला थी, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाया करती थी। अम्मी तो वैसे भी बहुत सख्त थी, जरा सा काम गलत हो जाता तो वो इतनी सख्त सजा देती थी कि कोई हद नहीं। मैं इन्हीं बातों को सोच रही थी जब हमारे घर की बेल बजी थी। मैं चौंक गई, दरवाजा खोला तो सामने साइमा खड़ी थी। साइमा अदनान की अकलौती बहन थी। वो शादी के 2 माह बाद पहली बार मेरे घर आई थी। मैंने बड़े पुरजोश अंदाज में इसका इस्तकबाल किया था। मैं इसका नन्हा सा बैग देखकर समझ चुकी थी कि वो मेरे घर ठहरने आई थी। मैं खुश हो गई थी क्योंकि अदनान तो आधा दिन ऑफिस में गुजारते और आधा दिन अपने दोस्तों के साथ। इनके पास ना तो घर के लिए टाइम था और ना ही मेरे लिए। मैंने सोचा कि चलो साइमा के साथ मेरा दिल लग जाएगा। आज शाम गए जब अदनान ऑफिस से वापस लौटे तो बोले, फरहाना मैं हफ्ते भर के लिए काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं साइमा को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। तुमने साइमा का बहुत ख्याल रखना है और बिला वजह घर से निकलने की इजाजत नहीं देनी। इससे साई की तरह तुम साथ साथ रहना। मेरी
बहन के। साइमा हंस कर बोली, क्या हो गया है आपको भाई? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। अदनान बोला, जैसे जैसे मैं इस दुनिया को समझने लगा हूँ वैसे वैसे मेरा इतबार हर इंसान से उठ गया है। मुझे मर्द जात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मर्द कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। साइमा अपने भाई की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। वो बोली, भाई आप पहले तो ऐसी सोच नहीं रखते थे। अदनान ने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए और बोला, अब क्या किया जा सकता है मेरी बहन। फिर अदनान का सामान पैक करने के लिए मैं कमरे में चली गई तो अदनान मेरे पीछे कमरे में ही आ गए थे। वो बोली, फरहाना मैंने आज जो बातें की हैं इन पर अमल करना, हंसी मजाक में मत उड़ा देना। मैं तुमसे आकर एक एक बात पूछूंगा। मैंने सर हिला दिया था। अदनान घर से चले गई तो मेरा दिल अजीब से वसवसों के तहत परेशान सा हो गया था। अदनान जैसे भी थे अपने काम से काम रखते। मेरी 10 बातों के जवाब में एक बात कह दी, मगर वो थे तो मेरे शौहर ना। इनकी गैर मौजूदगी में उदास होना फितरी सी बात थी। साइमा ने मेरी परेशानी भांप ली थी। वो बोली, फरहाना हम सबा को भी बुला लेते हैं कि तुम्हारा भी दिल लग जाएगा और मजा भी आएगा। मैंने मुंह लटका कर इससे बताया कि अदनान ने मुझे मना कर रखा है। शादी के बाद से अब तक ना तो मेरी कभी घर वालों से फोन पर बात हुई है और ना ही मैं कभी घर गई हूँ। साइमा हैरान रह गई थी। वो बोली, मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरे भाई को हो क्या गया है। वो तो कभी भी ऐसे नहीं थे। फिर साइमा ने मुझे मशवरा दिया कि मैं घर जाकर इनसे मिल आऊं, मगर मैंने झट से इनकार कर दिया था क्योंकि मुझे साइमा पर शक हो गया था। हो सकता है कि अदनान ने साइमा को मेरी जासूसी पर छोड़ा हो। साइमा ने मेरे सामने बहुत सी कस्में खाई, वादे किए कि इस बात का भाई को कभी इल्म नहीं होगा, मगर मैं इस पर यकीन नहीं कर पाई थी, इसलिए इसकी पेशकश को ठुकराती रही थी। दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि अदनान मुझसे नाराज होकर मुझे घर से निकाल दें, क्योंकि मैं एक बार फिर से अम्मी के रहमो करम पर नहीं रहना चाहती थी। मेरी अम्मी अच्छी औरत नहीं थी, इसलिए मुझे सबा की फिक्र हर लम्हा सताती रहती थी, मगर फिर भी इसके साथ राब्ता नहीं कर पा रही थी। मैं हर लम्हा इसके लिए दुआ गो रहने लगी थी, लेकिन वक्त को मुझ पर रहम नहीं आया था। 3 साल यूं ही पलक झपकते गुजर गए थे, मगर आज तक मुझे सबा की कोई खैर खबर भी मालूम ना हुई थी। एक ही शहर में रहते हुए भी वो कभी मुझे राह चलते नजर नहीं आई थी। ऊपर से वक्त की सतम सरफी ये थी कि मैं अब तक औलाद की नेमत से भी महरूम थी। मैं सारा दिन घर में बेजान सी पड़ी रहती थी। अदनान ने तो कभी शादी के शुरू में भी मुझे वक्त नहीं दिया था, तो अब क्या वक्त देंगे। मगर साइमा हफ्ते में 2 बार मुझसे मिलने आती थी। हर लम्हा वो मुझे उकसाती थी कि मैं अपना ख्याल रखूं। वो कहती थी, फरहाना तुम तब होश में आओगी क्या जब भाई तुम्हारी इस बेरौनक शक्ल से तंग आकर कहीं और दिल लगा बैठेंगे। मैं हंस कर कहती, साइमा तुम्हारे भाई ने कभी गौर से मेरी शक्ल तक नहीं देखी। शादी के शुरू के दिनों से ही वो मुझसे बेजार हैं, लेकिन वो हर बार यही कहते हैं कि ये तुम्हारा वहम है। इसलिए वो मुझे पार्लर ले जाने लगी थी। 2 बार पार्लर वो खुद मुझे लेकर गई थी। मुझे खुद में बेहतरी महसूस होने लगी थी। यूं लगने लगा था कि मैं मुर्दा नहीं हूँ बल्कि जीती जागती इंसान हूँ। इसलिए तीसरी बार मैं खुद ही पार्लर चली गई थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मुझे आज के दिन जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मैं पार्लर पहुंची तो वहाँ पर सबा पहले से ही मौजूद थी। इसका काम हो चुका था, वो बस अब वापस पलटने ही वाली थी। हम दोनों की नजर एक दूसरे में पड़ी तो मैंने भागकर उससे गले लगा लिया था। वक्त एक लम्हे के लिए थम गया था। हम दोनों ही बड़ी देर तक रोती रही थी। फिर मैं सबा से जुदा हुई तो बोली, कैसी बहन हो तुम? इन 3 सालों में कभी पलट कर मेरी खबर नहीं ली। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि हो सकता है कि बहन कहीं चली गई हो। मेरी इसका मोबाइल नंबर भी बंद है। इससे किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं हुई? इसका शौहर इसके साथ बुरा सलूक तो नहीं कर रहा? सबा इधर उधर नजरें चुराने लगी थी। इसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। वो बोली, माफ करना फरहाना, मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हो चुकी थी। तभी सबा की मेड आगे बढ़ी और बोली, बेगम साहिबा ये बच्चे। मैंने मेड की जानिब देखा तो इसके पास 2 बच्चे थे। एक को इसने गोद में उठाया हुआ था तो दूसरे ने इसका हाथ थाम रखा था। वो बच्चे मुझे बहुत अपने अपने से लगे थे, लेकिन इनकी शक्ल बिल्कुल भी सबा पर नहीं गई थी। मैं बोली, सबा ये बच्चे किस पर गए? सबा घबरा गई थी। इस बात का जवाब इसकी मेड ने दिया था। वो बोली, ये बच्चे हूबहू अपने वालिद पर गए हैं। वालिद लफ्ज सुनकर एक बार फिर से मेरे जख्म हरे हो चुके
चुके थे। मैं बोली, सबा तुमने साबित कर ही दिया ना कि सौतेले बहन भाई हमेशा सौतेले ही रहते हैं। अगर तुम मेरी सगी होती तो क्या तुम मेरी फिक्र ना करती? तुम मुझे यूं भूल कर बैठी रहती। हम दोनों ने मिलकर बचपन गुजारा था। मैं तुम पर जान छिड़कती थी। अब जब भी हमारे लिए खिलौने लाते तो सबसे पहले खिलौने में तुम्हारे सामने रख देती और कहती जो पसंद हो वो उठा लो। तुमसे जो चीज बच जाती वो मैं खुशी ले लेती थी। कभी तुम्हारे साथ जिद नहीं की बल्कि तुम्हें अपने हाथों से नवाले बना बना कर खिलाए। लेकिन तुमने सब कुछ भुला दिया। मैं रोने लगी थी जबकि सबा परेशान सी खड़ी कुछ लम्हे मुझे देखती रही। फिर बोली, मुझे देर हो रही है और बाहर निकल गई। मैं हैरान सी वहीं खड़ी रह गई थी। फिर मैं पॉलर से बिना कुछ करवाही वापस लौट गई थी। घर आकर मैं बड़ी देर फूट फूट कर रोती रही थी। मेरी बहन मुझसे गैरों की तरह मिलकर जुदा हो गई थी। कोई मोहब्बत ही नहीं थी उसकी आंखों में। और फिर इसके 2 बच्चे। अल्लाह काश मुझे अपनी औलाद ही दे देता। कम अज कम इस दुनिया में कोई रिश्ता तो मेरा अपना होता ना। शाम में जब अदनान घर लौटे तो मुझे इस तरह बुरी हालत में देखकर घबरा गए थे। वो बोले, क्या बात है फरहाना, सब कुछ ठीक है ना? मैंने नफी में सर हिला दिया और एक बार फिर से रोने लगी थी। मैं बोली, अदनान मुझे औलाद चाहिए। अदनान बड़े गौर से मुझे देखते रहे। फिर बोले, 3 साल हो गए हैं मुझे औलाद जैसी नेमत के लिए तरसते हुए, मगर मैंने तुमसे इस बात का तस्करा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन आज तुमने ये बात कर ही दी है तो सुनो, मैं औलाद की खातिर तरसता रहता हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मेरे इस घर में नन्हे से बच्चे की आवाज गूंजे, मगर तुम फिक्र मत करो फरहाना, ये सब अल्लाह के हाथ में है। इसके हाथ देर है मगर अंधेर नहीं है। इतना कहकर अदनान उठकर वॉशरूम में चले गए थे जबकि मैं ये सोचती रह गई कि अदनान ऊपर से जैसे भी सख्त नजर आते हैं मगर अंदर से मेरा एहसास करते हैं, मुझे तकलीफ नहीं देते। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए था। मैंने सोच लिया था कि कल मैं लेडी डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप जरूर करवाऊंगी। सुबह जैसे ही अदनान घर से निकले मैं भी तैयार होने लगी थी। 10 बजे मैं अस्पताल पहुंच चुकी थी और खुशकिस्मती से मुझे नंबर भी जल्दी मिल गया था। मैंने लेडी डॉक्टर को अपना चेकअप करवाया तो वो बोली, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, आप में किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं है। अगली बार अपने शौहर को भी अपने साथ लाइएगा ताकि पता चल सके कि आप अभी तक औलाद की नेमत से महरूम क्यों हैं। मैं बड़ी खुश थी, मेरे सर से बोझ सरक गया था। शुक्र था कि मुझ में किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं था। मैं बाहर निकली तो दिल के मरीजों के वार्ड की जानिब वसीम को जाते हुए देखा था। इसने डॉक्टर वाला यूनिफॉर्म पहन रखा था। क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था? जब वो हमारे घर किराएदार की हैसियत से रहता था तब वो डॉक्टर की ही तालीम हासिल कर रहा था। इस भरी दुनिया में शनासा चेहरा नजर आया तो मैं खुद पर काबू ना कर सकी और भागकर वसीम के पास जा पहुंची थी। वो मुझे पहली नजर में ही पहचान चुका था। वो बोला, फरहाना तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती कि तुम्हें यूं देखकर मैं कितना खुश हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, तुमने अपने शौहर से अब तक इलादगी इख्तियार क्यों नहीं की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया में तन्हा हो? नहीं, तुम तन्हा नहीं हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम इस इंसान से छुटकारा हासिल करके मेरे घर आ सकती हो। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुम इस तरह के इंसान के साथ अब तक कैसे गुजारा किए हुई हो। इसके 2 बच्चे हो गई, इसने तुम्हारे घर में ही नकब लगाया मगर तुम अभी भी इसके साथ रह रही हो। वसीम की बातें सुनकर मुझे चक्कर आने लगे थे, जमीन घूमने लगी थी। इतनी देर में वसीम को एक नर्स बुलाने आ गई। वो बोली, डॉक्टर साहब मरीज की हालत बिगड़ रही है, आप जल्दी से आ जाएं। वसीम मुझसे फिर मिलने का कहकर आगे बढ़ गया था जबकि मैंने बेंच पर बैठकर सहारा लिया था। मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंची थी। मुझे वसीम की बातों की समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मेरे सामने सबा की डरी सहमी शक्ल घूम गई थी और वो 2 बच्चे जो बहुत जाने पहचाने से लग रहे थे। अगर इनकी शक्ल सबा से नहीं मिलती थी वो तो हूबहू अदनान के हम शक्ल थे। या खुदाया, ये क्या हो गया था? मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। मैं घर के बाहर जाकर खड़ी हो चुकी थी। मैंने टैक्सी रोककर इससे अपने वालिद के घर का पता बताया था। मैं पुरानी गलियों से गुजरती जा रही थी। मेरा बचपन भी मेरे साथ भागता दौड़ता चला जा रहा था। मैं 3 साल की थी जब अम्मी इंतकाल कर गई थी। अब्बू को लोगों ने समझाया कि बेटी के लिए माँ जरूरी होती है, इसलिए अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सुतेली अम्मी घर आ गई थी। वो बहुत अच्छी खातून थी, मेरा ख्याल रखती थी। फिर इनके घर एक नन्ही सी परी ने आंख खोली तो अम्मी बोली, फरहाना ये तुम्हारी बहन भी होगी और दोस्त भी होगी, तुम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना। हम दोनों एक साथ बड़ी हो रही थी, कभी सुतेले सगे में नहीं पड़ी थी। अब्बू बहुत खुश थे कि मेरी बेटी को माँ और बहन दोनों मिल गई हैं। और फिर अब्बू इंतकाल करके थे। मेरे घर का दरवाजा आ चुका था। मैं टैक्सी वाले को किराया देकर उतर चुकी थी। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कैसे घर जाऊं, कैसे सबा का सामना करूं जिसने मुझसे मेरा सुहाग ही छीन लिया था। मैंने एक ही दम ही धक्का मारकर दरवाजा खोला तो सामने ही 2 बच्चे खेल
रहे थे। अदनान की फोटो कॉपियां एक बच्चा भागते हुए नीचे जा गिरा था तो अदनान की आवाज सुनाई दी थी। वो बोला संभल कर, तो मेरा शक सही साबित हुआ था। मैंने कितनी दुआएं मांगी थी कि वसीम की बातें झूठ साबित हो जाए। मैं आगे बढ़ी तो मेरी नजर अम्मी और अदनान पर पड़ी। वो दोनों खाना खा रहे थे और एक दूसरे के मुंह में नवाले तोड़ तोड़ कर डाल रहे थे। ये मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से जान ही निकल गई थी। मैं बोली वसीम ये क्या बेहूदगी है। वसीम मेरी तरफ देखकर सहम चुका था, जबकि अम्मी बड़ी दिलेरी से बोली ये बेहूदगी नहीं है, ये मेरा शौहर है। तभी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे अब्बू की मौत याद आने लगी थी। अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी तन्हा रह गई थी। अब इन्होंने अपनी सगी बहन को अपने पास रहने के लिए बुला लिया था। वो अम्मी से 10 साल छोटी थी मगर हूबहू अम्मी जैसी ही थी, इसलिए मैंने और सबा ने इसे भी अम्मी कहना शुरू कर दिया था। फिर किस्मत के सतम यहीं तक महदूद नहीं रहे। मेरी और सबा की अम्मी एक्सीडेंट में इस दुनिया से चल बसी थी। अब हम दोनों खाला के रहमो करम पर रह गई थी। वो बहुत जालिम थी, हम दोनों बहनों को बहुत मारती थी। अक्सर कहती अल्लाह बाजी को जहन्नुम में भेजे जो मेरी शादी किए बिना ही चल बसी। फिर अपनी दो बेटियों का बोझ भी मुझ पर डाल कर चली गई। मैं एकदम ही हाल में लौट आई थी। मैंने जाकर अदनान को गिरेबान से पकड़ लिया था। मैं बोली ये सब क्या है, तो वो बोला फरहाना मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ। मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी, तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियां ना दी, औलाद भी जानबूझकर पैदा ना की, क्योंकि हमारी बारात वाले दिन मुझे तुम्हारी खाला से मोहब्बत हो गई थी। मैंने छुपकर इससे निकाह कर लिया था। तुम्हारी बहन सबा को जब इल्म हुआ तो इसने बहुत वावेला मचाया। इससे बचने के लिए मैंने इसकी शादी वसीम से कर दी थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैंने सबा से कहा कि अगर तुमने कभी फरहाना से मिलने की कोशिश की और सच बताने की कोशिश की तो मैं वसीम को मरवा दूंगा। वो डर गई थी, इसीलिए इसने तुमसे कोई बात नहीं की। तो मुझे माफ कर दो, मैंने अदनान के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। अस्मा जिसे हम सारी उम्र अम्मी कहते रहे, वो बोली हाँ अदनान इसको छोड़ दो। अदनान ने मुझे तलाक दे दी तो मैं वसीम के अस्पताल पहुंच गई। वो मुझे घर ले गया था। मैं और सबा एक दूसरे से लिपट कर रोती रही थी। सबा ने हाथ जोड़ जोड़ कर मुझसे माफी मांगी थी कि वो मेरा घर ना बचा सकी थी। सबा की एक बहुत प्यारी बेटी भी थी। मैं 2 साल तक वसीम के घर पर रही। फिर इसने मेरी शादी अपने दोस्त से करवा दी थी। वो बहुत ही अच्छा साबित हुआ था। इसने मुझे दुनिया जहां की खुशियां दी थी, जबकि अदनान और अस्मा के मामले मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।